हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित आर्यन स्कूल में। तो दोस्तों, हमारी ज्योग्राफी की पिछली वीडियो देखने के लिए, नदियों की पिछली वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें हमने गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी तंत्र दोनों पढ़ा दिए हैं अलग अलग वीडियो में। आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो एक ही वीडियो में कवर नहीं हो सकती थी, इसलिए हमने अलग अलग वीडियो बना दी। तो आप उनको देखने के लिए पिछली वीडियो देख सकते हैं। नदियाँ हमने बताई थी दो प्रकार की होती हैं, एक कौन सी, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियाँ। तो हिमालयी नदी में हमने पहली वीडियो में ये दोनों कवर कर ली थी, सिंधु नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, तथा दूसरी वीडियो में हमने गंगा नदी तंत्र। तथा आज हम प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छे से, जहाँ जहाँ डायग्राम की जरूरत पड़ेगी डायग्राम से पढ़ेंगे, और जहाँ जहाँ ट्रिक की ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ ट्रिक से पढ़ेंगे। तो आप हमारी वीडियो में अंत तक बने रहना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप विश्वास रखिए, आपको याद हो जाएगा। तो नदियाँ हमारी जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं, प्रायद्वीपीय पार्ट की नदियाँ हैं, उनको हम दो भाग में बांट के रखते हैं। कौन सी हैं? एक तो इधर बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदी, इधर जो गिरती हैं, यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना, उसमें गिरने वाली नदियाँ, और एक इधर है अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ ये सभी इधर हैं, और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ ये सब इधर हैं। तो इनको हम एक एक करके पढ़ लेते हैं, आप इन वीडियो में अंत तक बने रहना। उससे पहले हम ये देख लेते हैं प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो जो भूखंड जो होता है वह तीन तरह से पानी से घिरा होता है, इधर से और नीचे यहाँ से भी। तो तीन तरह से पानी से घिरा होता है, तथा एक तरह से मुख्य भाग से जुड़ा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? प्रायद्वीप कहते हैं। तो पेनिसुला कहते हैं, जो यहाँ की नदियाँ हम पढ़ने जा रहे हैं अब। तथा खाड़ी किसे कहते हैं? खाड़ी जैसे ये मुख्य भाग है हमारा, गुजरात है हमारा राज्य, इसमें जो है जल यहाँ अंदर तक घुस चुका है, यानी कि प्रवेश कर चुका है, तथा तीन तरीके से, तीन तरफ से भूमि से घिरा होता है जल का भाग। तो वह जल का भाग जो तीन तरह से भूमि से घिरा होता है, उसको हम खाड़ी कहते हैं। तो दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम एक एक करके नदियाँ पढ़ लेते हैं। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊपर की नदी हो दामोदर नदी। तो दामोदर नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो दामोदर नदी का उद्गम कहाँ से होता है? तो दामोदर नदी का उद्गम छोटा नागपुर के पठार से होता है, जो कहाँ पर है? झारखंड में स्थित है। तथा बहाव क्षेत्र कौन सा है, कहाँ कहाँ से बहती है? तो झारखंड में बहती है, और पश्चिम बंगाल में बाद में यह हुगली नदी में मिल जाती है। उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दामोदर नदी जो है झारखंड से निकलकर पश्चिम बंगाल में जाकर हुगली नदी में मिल जाती है। हुगली नदी जो है यह गंगा नदी का ही एक धारा कट जाती है, जो पश्चिम बंगाल में बहती है, जिसके किनारे पर कलकत्ता शहर बसा हुआ है, जो हमने पिछली वीडियो में आपको बता दिया था। तो ये हो गया दामोदर नदी के बारे में। तो दामोदर नदी कहाँ बहती है? पश्चिम बंगाल से निकलकर हुगली में मिल जाती है, झारखंड से निकलकर हुगली में मिलकर और वापस बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो हमारी उसी लाइन में दूसरी नदी है। तो दूसरी नदी को हम बार देख लें, इसका नाम क्या है? स्वर्ण रेखा नदी। तो इसका उद्गम यानी कि कहाँ से निकलती है? तो यह रांची के पठार झारखंड से निकलती है। यह भी कहाँ पर है? रांची का पठार झारखंड में। तथा इसका बहाव क्षेत्र कौन कौन सा है? तो झारखंड में बहती है यह उड़ीसा में भी बहती है, और पश्चिम बंगाल में बहती है। फिर उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी। यहाँ पर यह पश्चिम बंगाल है, यहाँ किनारे पर उड़ीसा है। उसके बाद यह कहाँ गिर जाती है? झारखंड से निकलकर उड़ीसा में घूम के उसके बाद पश्चिम बंगाल का थोड़े से हिस्से में आकर यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों, एक एक करके सारी वीडियो में ये हम पढ़ लेंगे नदियों के बारे में, आप ध्यान से देखते रहना। बहुत ही मेहनत से ये स्लाइड बनाई है, लेकिन हमारी मेहनत तभी सफल होगी जब आपके समझ में आ जाएगा। उसके बाद है वैतरणी नदी। पहली हमने ऊपर कौन सी पढ़ी? दामोदर नदी। दूसरे नंबर पर स्वर्ण रेखा नदी पढ़ ली। हम ऐसे ही लगातार पढ़ते चलेंगे उत्तर से दक्षिण के क्रम में। तो वैतरणी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ पर है? यह केओझर का पठार उड़ीसा से निकलती है। उड़ीसा से, यहाँ उड़ीसा राज्य है भारत का, यहाँ से निकलती है केओझर के पठार से। तथा कहाँ कहाँ बहती है? उड़ीसा से निकलकर फिर डायरेक्ट एक राज्य में बहती है, ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये हो गया वैतरणी नदी के बारे में। उसके बाद है ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी उससे नीचे है, देखो ये ब्राह्मणी नदी। तो ब्राह्मणी नदी जो है यह कैसे कैसे बनती है? दोस्तों, दो नदी हैं, एक नदी का नाम है शंख नदी, एक है कोयल नदी। तो ये दोनों आपस में मिलकर ये कहाँ मिलती है? राउरकेला में आकर दोनों मिल जाती हैं। तो उससे बाद में इसका नाम क्या हो जाता है?
ब्राह्मणी नदी हो जाता है। ये दोनों नदियाँ मिलकर, दो नदी कौन कौन सी हैं, एक शंख नदी, एक कोयल नदी, ये दोनों मिलकर ब्राह्मणी नदी का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों ये हमने 4 नदी पढ़ ली। उसके बाद अब 5वीं नदी है महानदी, ऊपर से दामोदर, स्वर्णरेखा, वैतरणी, ब्राह्मणी, महानदी। तो महानदी के बारे में पढ़ लेते हैं। इसका उद्गम स्थल कहाँ है? सिंगहावा की पहाड़ी जो है छत्तीसगढ़ में, यह भी कहाँ से निकलती है? छत्तीसगढ़ से निकलती है। तथा इसका भाव क्षेत्र कहाँ कर है? छत्तीसगढ़ से बाद में यह उड़ीसा में बहता है कुछ पार्ट इसका, फिर यह भी कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में इधर आकर गिर जाती है। तो इधर बंगाल की खाड़ी है, तो ये सारी नदियाँ इधर को गिरती हैं। क्यों गिरती हैं इधर को? क्योंकि दोस्तों यहाँ से हमारे भारत का जो भाग है कुछ इधर से ढालू इधर की तरफ है, इधर की तरफ को ढालू है, ढाल है। और जब इधर की तरफ पानी तो ढाल की तरफ बहता है, इधर को इधर से उठा है, पश्चिम भाग जो है इसका कुछ उठा हुआ है, जबकि यह जो भाग है इसका पूरी भाग यह है कुछ नीचे को दबा हुआ है, ढाल है। इसी वजह से ये सारी नदियाँ इधर को गिर जाती हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बात है, उड़ीसा के कटक शहर में यह नदी डेल्टा बनाती है। कौन सी नदी? महानदी। तो महानदी भी है, एक डेल्टा बनाती है। दूसरा है तेल नदी और जोक नदी, इसी नदी की सहायक नदियाँ हैं। कौन कौन सी? तेल नदी और जोक नदी। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो ये हमने 5 नदियाँ पढ़ ली। उसके बाद अब हम पढ़ते हैं गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको हम पूरी एक स्लाइड में अकेली को पढ़ेंगे, उसकी बहुत सारी बातें हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गोदावरी नदी जो है कहाँ से निकलती है? यह त्र्यंबकेश्वर से निकलती है, जो कहाँ पर है? नासिक महाराष्ट्र में है। त्र्यंबकेश्वर, सॉरी दोस्तों। उसके बाद बहाव क्षेत्र कहाँ कहाँ है इसका? महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यह 4 राज्यों में बहती है महानदी। गोदावरी कौन कौन से? महाराष्ट्र में बहती, क्योंकि महाराष्ट्र से तो निकलती है, उसके बाद छत्तीसगढ़ में कुछ पार्ट, फिर उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद आंध्र प्रदेश, तथा उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो गोदावरी जो है, गोदावरी नदी की लंबाई कितनी है? 1465 किलोमीटर है। यह दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है। यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी यही है। क्या नाम है इसका? गोदावरी। फिर है इसे वृद्ध गंगा, बूढ़ी गंगा तथा दक्षिणी गंगा भी कहते हैं। नासिक शहर जो है वह भी गोदावरी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों ये हैं गोदावरी की सहायक नदियाँ। तो इसमें भी बहुत बार पूछा जा चुका है। तो गोदावरी जब नदी ऐसे बहेगी तो उधर होगा इसका बायां तरफ, नीचे होगा इसका दायां तरफ। तो बाएं तरफ की कुछ नदियाँ हैं, जैसे पूर्णा, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा, ये तीनों मिलकर एक नदी मिलाती हैं। कौन कौन सी? प्राणहिता नदी मिलाती हैं। पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, ये बहुत बार पूछी जा चुकी हैं। तथा इंद्रवती तथा सबरी, ये सब जो है इसकी बाएं तरफ की नदियां हैं। कौन कौन सी? द्वारा देख लेते हैं। पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती और सबरी, ये सब क्या हैं? सब इसकी बाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। तथा दाएं तरफ से बस एक नदी आती है, मंजीरा नदी। कौन सी? मंजीरा नदी, जो इसमें गोदावरी नदी में ही मिल जाती है। तथा फिर उसके बाद यह गोदावरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये बहुत पूछी जाती हैं, पेनगंगा, वेनगंगा और पूर्णा और वर्धा, इनको हम ध्यान रखेंगे। चलिए अब हम कृष्णा नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह भी दक्षिण भारत की इम्पोर्टेंट नदी है। तो यह कहाँ से निकलती है? यह महाबलेश्वर यानी कि पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से निकलती है, बिल्कुल लास्ट में जाकर। तो यह कौन कौन से क्षेत्र में बहती है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। थोड़ी नीचे आ जाती है तो इसलिए छत्तीसगढ़ का एरिया इसका खत्म हो जाता है। और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। कौन कौन से राज्यों में बहती है? महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र से तो निकलती है, फिर है कर्नाटक, फिर है तेलंगाना, फिर है आंध्र प्रदेश। तथा इसके बारे में कुछ विशेषता पढ़ लेते हैं। क्या है? यह प्रायद्वीपीय भारत की दूसरे सबसे लंबी नदी है। कोयना नदी को महाराष्ट्र की जीवन रेखा कहा जाता है। हैदराबाद जो है यह भी मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा के पास यह क्या बनाती है? डेल्टा। कौन? कृष्णा नदी। तो इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब इसकी भी कुछ सहायक नदियां हैं। यहाँ से तो ये निकलती है महाबलेश्वर से। तो इसकी जो बाएं तरफ की 2 नदियां हैं, एक भीमा एक मूसी, तो ये बाएं तरफ की 2 सहायक नदियां हैं। कौन कौन सी? भीमा और एक मूसी नदी। उसके बाद कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा, ये तीनों भी इसकी किधर? दाएं तरफ की सहायक नदियां हैं। तथा तुंग और भद्रा, ये छोटी छोटी 2 नदी मिलकर एक बड़ी नदी बनाती है, तुंग भद्रा। ये क्या है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है, तुंग भद्रा नदी। तो दोस्तों इसमें बहुत ही कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारी नदियां हैं ना, तो आप इसको ध्यान से देखते चलेंगे तथा इसी तरह से अपनी अपनी कॉपी पर मैप बनाकर प्रैक्टिस करेंगे लिखने की। तो ये हो गई इसकी दाएं तरफ की नदियाँ, कोयना, घाटप्रभा, मालप्रभा तथा तुंग और भद्रा, दोनों मिलकर एक नदी मिला देती हैं बाद में, तुंगभद्रा।
जबकि बाएं तरफ की बस दो ही हैं, भीमा और मूसी। चलिए अब उसके बाद हमने ये पढ़ ली, देखो कहाँ तक पढ़ लिया, गोदावरी और कृष्णा नदी तक पढ़ लिया लगातार। अब नीचे 2-3 नदियाँ और बची हैं, इनको पढ़ लेते हैं। पेन्नार नदी बची है, तो पेन्नार नदी जो है कर्नाटक के कोलार से निकलती है पेन्नार नदी, तथा कौन कौन से क्षेत्र में बहती है, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। उसके बाद कहीं यहाँ कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश है ना, तो यहाँ पर बहती है, तो बंगाल की खाड़ी में फिर गिर जाती है। इसके बारे में बस इतना ही है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है कावेरी नदी। कावेरी नदी कहाँ से निकलती है, यह भी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में देखते हैं। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती है, यह भी कहाँ से निकलती है, कर्नाटक से। तो कर्नाटक से कौन कौन सी हो गई, एक तो ये हो गई पेन्ना नदी और एक ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलती कावेरी नदी। तथा कौन कौन से राज्यों में बहती है, कर्नाटक, तमिलनाडु और फिर उसके बाद में है बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है ये पेन्नार नदी। यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है ना भारत का। उसके बारे में कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हैं। यह दक्षिण भारत की एकमात्र सदा नीरा नदी है जिसमें वर्ष भर जल रहता है, वरना तो दोस्तों ये सिर्फ मौसमी नदियाँ होती हैं इधर की, जिनमें बरसात के समय में जल रहता है। बाकी तो हिमालयी नदियाँ होती हैं सदा नीरा, जिनमें हमेशा जल रहता है। इसे दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। जबकि दक्षिण गंगा किसे कहते हैं, गोदावरी को। दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं, कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। इसमें हम कंफ्यूज नहीं होंगे, आप ध्यान से देखते रहना और अच्छे से याद करना। उसके बाद अब हम पढ़ लेते हैं वैगई नदी। 2 नदी और बची हैं ये हमारी पूर्वी घाट की। कौन कौन सी, एक वैगई नदी, यह उस कहाँ कहाँ बहती है, तमिलनाडु से निकलकर पाक की खाड़ी में गिर जाती है यहाँ नीचे। उसके बाद मदुरई शहर जो है तमिलनाडु का, यह वैगई नदी के तट पर स्थित है। एक नदी और बची है नीचे, ताम्रपाणी नदी। इसका बहाव भी, यह भी तमिलनाडु से निकलकर मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। तो दोस्तों ये इसी तरह से हमने पूर्वी घाट की नदियाँ पढ़ लीं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट थी। अब हम पश्चिमी घाट की नदियाँ पढ़ेंगे जो अरब सागर में गिरती हैं, तो उसको ध्यान से देखते रहेंगे। ये हैं सब इधर की नदियाँ, यहाँ इधर ढाल होने की वजह से ये अरब सागर में गिर जाती हैं। तो हमारी ऊपर सबसे पहली नदी है जो कहाँ से निकल, जिसका नाम है क्या है, लूनी नदी। तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ पर है, तो लूनी नदी का उद्गम जो है दोस्तों अरावली पहाड़ी से है, जो कहाँ पर स्थित है, अजमेर राजस्थान में है। लूनी नदी राजस्थान के अजमेर से निकलती है, अरावली की पहाड़ियों से। तथा ये कहाँ कहाँ से राज्यों में बहती है, राजस्थान और गुजरात, यह 2 राज्यों में बहती है। और उसके बाद में यह कच्छ के रण में गिर जाती है, यानी कि समा जाती है कच्छ के रण में, बाद में उसका पता ही नहीं चलता, भूमिगत हो जाती है। उसके बाद है दूसरी नदी जो है साबरमती नदी। तो साबरमती नदी कहाँ से निकलती है, उदयपुर जिले के अरावली पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से, उदयपुर जिले में, यह भी कहाँ पर है, राजस्थान में। तथा कौन कौन से राज्यों में बहती है, पहले राजस्थान, फिर गुजरात और फिर उसके बाद आकर खंबात की खाड़ी में यहाँ पर गिर जाती है। बिल्कुल यहाँ खाड़ी सी हमने बताया, खाड़ी आपको बताया था जहाँ पानी अंदर तक घुस जाता है वह क्या होता है, खाड़ी होती है। उसके बाद अहमदाबाद और गांधीनगर दोनों जो हैं साबरमती नदी के तट पर ही स्थित हैं शहर। ये इंपॉर्टेंट बात है, इनको याद रखेंगे। नेक्स्ट है माही नदी। तो यह इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए। तो माही नदी कहाँ से निकलती है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। कहाँ से, मध्य प्रदेश से। तथा कौन कौन से राज्यों में बहती है, यहाँ मध्य प्रदेश है ना, मध्य प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर गुजरात, फिर उसके बाद यह है खंबात की खाड़ी में गिर जाती है माही नदी। माही नदी जो है कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट हो जाती है। और यह एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, माही नदी है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट नदी है एक नर्मदा नदी। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। यह भी कहाँ से निकलती है, मध्य प्रदेश से निकलती है, अमरकंटक की पहाड़ियों से। तथा कौन कौन से राज्यों में बहती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और फिर यह भी आकर कहाँ गिर जाती है, खंबात की खाड़ी में आकर गिर जाती है। आप यह मैप में देख सकते हैं कौन सी नर्मदा नदी है, यहाँ से ऐसे हरी वाली। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हम पढ़ लेंगे। मध्य प्रदेश की जीवन धारा कहा जाता है किसे, नर्मदा नदी को। दूसरा है यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, यानी कि यहाँ पहाड़ है इधर और इधर भी पर्वत रेंज है एक, उसके बीच से यहाँ से होकर यह नदी बहती है, तो उसको ऐसे भ्रंश घाटी कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विंध्य और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के बीच बहती है। यहाँ ऊपर विंध्य है, फिर उसके बाद सतपुड़ा, इसके बीच में यह बहती है नर्मदा नदी। ये दोनों आप हमने ऐसे बता दिया, पहाड़ हैं ये, इनके बीच से होकर बहती है। तथा
नर्मदा और सोन नदी एक ही स्थान यानी कि अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, परंतु विपरीत दिशा में। सोन नदी इधर ऐसे ऊपर को जाकर गंगा में मिल जाती है तथा नर्मदा नदी जो है इधर अरब सागर में आकर गिर जाती है। तो जबलपुर जो है मध्य प्रदेश का, वह इसी नदी के किनारे पर बसा हुआ है, नर्मदा नदी के किनारे पर, जो मध्य प्रदेश का जबलपुर शहर है। तो दोस्तों हमने ये इस प्रकार से 4-5 नदियाँ पढ़ ली। कौन कौन सी? लूनी, साबरमती, माही और नर्मदा। अब उसके बारे में हम अगली देखते हैं कौन कौन सी नदियाँ हैं। उसके बाद एक नदी बची है तापी नदी। ताप्ती नदी जो है यह भी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलती है तथा कहाँ कहाँ बहती है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। यहाँ सब मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है, उसके बाद थोड़ा सा हिस्सा गुजरात में भी आता है। तो तापी नदी आप देख सकते हैं यहाँ नीचे से कौन सी है, सब मैप में लिखा हुआ है। यह भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, जैसे हमने ऊपर बताया भी, पहाड़ों के रेंज से बीच में से, तथा ज्वारनद का निर्माण करती है, यानी कि नदी के मुख पर यह रेत इकट्ठा करते हैं ऐसे। उसके बाद है सूरत जो शहर है वह भी तापी नदी के किनारे पर स्थित है। तो ये इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब एक और बची है मांडवी नदी। मांडवी नदी के बारे में पढ़ लेते हैं। यह कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है। कौन सी? मांडवी नदी जो है कर्नाटक के भीमगढ़ स्थान से निकलती है। यहाँ पर कर्नाटक है। उसके बाद कौन कौन से राज्य में? कर्नाटक और उसके यहाँ पर छोटा सा राज्य पड़ता है गोवा, वहाँ पर बहती है। उसके बाद यह अरब सागर में गिर जाती है। तो गोवा की जो राजधानी है पणजी जो है यह इसी नदी के किनारे पर बसी हुई है, मांडवी नदी के। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखेंगे। गोवा की राजधानी पणजी मांडवी नदी के किनारे पर ही बसी हुई है। उसी प्रकार उसके बाद है ज्वारी नदी। ज्वारी नदी भी है कर्नाटक से निकलकर सीधी अरब सागर में गिर जाती है। अब हम नीचे की 4 नदी पढ़ लेते हैं। कौन कौन सी? शरावती और एक गंगा वैली। यह दोनों कर्नाटक से निकलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। कौन कौन सी है? शरावती और गंगा वैली। फिर है पेरियार नदी। पेरियार नदी जो है यह केरल से निकलकर अरब सागर में गिर जाती है। पेरियार नदी को ही केरल की गंगा कहा जाता है तथा इसी के किनारे पर सबरीमाला मंदिर है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, कई बार उसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक लास्ट नदी बची है भरतपुझा, जो यह तमिलनाडु से तथा केरल में होकर यह अरब सागर में गिर जाती है। तो दोस्तों इसी तरह से हमने यहाँ पश्चिमी घाट की भी नदियाँ कवर कर ली, जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करना। बहुत ही मेहनत लगी दोस्तों सारी स्लाइड बनाने में, और आपको समझ में आया होगा तो हम हमारी मेहनत को उसील समझेंगे।